Hello everyone. Today we are going to discuss our next topic, clinical pharmacy. Okay, so this is our next chapter and the topic, new topic for the next chapter, clinical pharmacy. Clinical pharmacy होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका स्कोप क्या है, जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें इसका स्कोप क्या क्या है. इससे पहले हमने आप कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन, कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में. हम क्या पढ़ेंगे कि क्लिनिकल फार्मेसी एक नया टॉपिक है. क्लिनिकल फार्मेसी का क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी में जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट है आपका, उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है. तो क्लिनिकल वर्ड यहाँ पे आता है, मतलब भाई यहाँ पर पेशेंट से रिलेटेड है पूरा, जो पूरा आपका है यहाँ पे पेशेंट से रिलेटेड होता है. क्लिनिकल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ेंगे कि भाई जो भी आज का जो भी होता है, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है, मेन कंसर्न जो होता है वो किसका होता है, आपका पेशेंट का होता है. कि डॉक्टर जो भी आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो जो आपके जो भी पेशेंट हैं वो उसको समझ में आ रही है कि नहीं, कि जो भी ट्रीटमेंट अगर वो दे रहे हैं डॉक्टर तो वो उस पेशेंट को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं. जो अल्टीमेट एम है इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस का, वो किसके लिए, पेशेंट की सफरिंग के बारे में है, कि पेशेंट किन किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और उसका हम क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं. इसके लिए फिजिशियंस को क्या करना पड़ता है, कुछ रेशनल ड्रग थेरेपी फॉलो करनी पड़ती है, कि किस तरह से जो पूरी थेरेपीज़ को पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है कि वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, कि वो पेशेंट उसको ले पा रहा है, कि जो भी हम थेरेपीज़ दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो जो पेशेंट है, बट जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं उस पेशेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, और वो जो थेरेपी है वो उसको वो फॉलो कर पा रहा है कि नहीं. ये जो थेरेपी है वो कब स्टार्ट होती है, जब पेशेंट में जो कोई भी पेशेंट है उसकी डिजीज़ को हम डायग्नोस कर लेते हैं, उसके बाद में ये थेरेपी स्टार्ट होती है. और इसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट. डॉक्टर्स क्या देते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो क्या देते हैं, एक थेरेपी डिज़ाइन करते हैं पेशेंट के लिए. और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं, उस थेरेपी को देने में हेल्प करते हैं, उस थेरेपी पेशेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये जो थेरेपी है उसको किस तरह से उसको फॉलो करना है. ठीक है, पेशेंट को काउंसिल करते हैं डिजीज़ के बारे में, कि जो क्या डिजीज़ हुई है आपको, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और जो भी आपकी थेरेपी बताई गई, मेडिसिनल थेरेपी बताई गई, उसको किस तरह से उसको फॉलो करना है. तो ये सारा किस में आता है, आपका इंट्रोडक्शन में, क्लिनिकल फार्मेसी में आपका ये इंक्लूड होता है, कि किस तरह से पेशेंट्स, जो सारा कुछ है आपका पेशेंट गवर्निंग है, तो कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट के साथ में पूरा कोऑर्डिनेट करके इसमें, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, क्लिनिकल फार्मेसी बोला गया है. अब डेफिनेशन की बात करें इसकी हम, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट कैरीज ए ट्रेडिशनल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फ्रॉम हिज प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू अ हेल्दियर पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच सो एज टू एंश्योर द पेशेंट्स मैक्सिमम वेलबींग. इसमें क्या होता है, इस जो क्लिनिकल फार्मेसी उसमें क्या होता है, एक ट्रेडिशनल, ये क्या करता है, इट कैरीज ए ट्रेडिशनल, जो कि आपके एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उसको कहाँ से कैरी करवाता है, कि वो क्या होता है, पहले क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, कि उनका एक प्रोडक्ट है, मेडिसिन, उसको उनको सेल करना है. ठीक है, और किस तरह से वो आपकी सेल आउट हो रही है, और किस तरह से उसमें बेनिफिट आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें देखना होता है. लेकिन वो ये इसमें क्या होता है, क्लिनिकल फार्मेसी में उस प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो फार्मासिस्ट है उसको कहाँ लेके जाना है, उसको एक हेल्दियर पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच पर लेके जाना है. उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसके हेल्थ के बारे में पूरी तरह से कंसर्न करना है, कुछ उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पूरी तरह से एक पेशेंट पर अप्रोच होना, जो भी वो थेरेपी दे रहा है, जो भी वो मेडिसिन दे रहा है, पूरी तरह से वो क्या होना चाहिए, पेशेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपका किसमें आ गया, हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन में. अब कंसेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, ये जो कंसेप्ट है क्लिनिकल फार्मेसी का वो कहाँ से आया. तो कंसेप्ट में इसमें क्या आता है कि जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं, इधर आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं या फिर आपके प्रोडक्शन में वर्क कर रहे हैं, उनको क्या करना है, पेशेंट के केयर के बारे में समझना है पूरा. क्लिनिकल फार्मेसी में जो इसका कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में एक्चुअली में आता क्या है, कि जो सारे फार्मासिस्ट हैं उनको क्या ध्यान में रखना है, कुछ भी ये डिस्पेंसिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, या जो मेडिसिन देते हैं, तो उनके जब देते समय उनको क्या कंसर्न करना है, पूरी तरह से पेशेंट के बारे में कंसर्न करना है, पेशेंट की फुल केयर के बारे में इसमें डिस्कस करना है, फुल केयर ऑफ पेशेंट. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो पेशेंट की केयर, उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स फुल केयर ऑफ पेशेंट. ठीक है, जो पेशेंट है उनकी फुल केयर के लिए क्या क्या इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और क्या आता है इसमें, इस कंसेप्ट में और क्या क्या आता है, एक तो हो गया भाई फुल केयर हो गई, और क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन.
जब हम पेशेंट के पूरी केयर के बारे में सोच रहे हैं तो जो भी हम मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट ना दो, पूरी तरह से उनके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से उनको पेशेंट को देना है। देन आपका आता है इसमें सेफ यूज, सेफ यूज़, कि जो पेशेंट ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, वो उसको सेफली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, जो डोजिंग दी है प्रॉपर उस डोज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उस रेजिमेंट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा किस में आता है, आपका कंसेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी में आता है। नाउ आपके नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी के क्या क्या मेन इसमें ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं या फिर हम एम। क्लिनिकल फार्मेसी जो आपका बनाया गया है पूरा, एक जो आपका अलग से एक ब्रांच बनाई गई है, ये चैप्टर एक अलग से ब्रांच भी होती है इसकी, क्लिनिकल फार्मेसी की एक अलग से पूरा एक डिपार्टमेंट होता है क्लिनिकल फार्मेसी का। तो ये क्यों बनाया गया आपका, हम क्यों पढ़ रहे हैं क्लिनिकल फार्मेसी को, क्या एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और एम क्या है। तो पहला इसमें टू असिस्ट द फिजिशियंस, जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है कि जो भी आपके फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको असिस्ट करना साथ में, कि वो अगर आपकी ड्रग्स को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग करने का काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फिजिशियंस के साथ में असिस्ट करते हैं। देन आपका इसमें आता है टू असिस्ट द नर्सेस ऑल्सो, ओके। हमें पता है कि कोई भी हॉस्पिटल है या कोई भी ऐसा छोटा मोटा क्लिनिक है तो वहाँ पर आपके साथ में नर्सिंग स्टाफ भी होता है। नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, जो भी इंजेक्शन्स वगैरह देने हैं या मेडिसिन वगैरह उसको खिलानी है, अगर वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, अपने आप से नहीं ले पा रहा है, या फिर जो भी आपका इसमें सुचर्स वगैरह लगाने हैं, तो ये काम किसका होता है, नर्सिंग स्टाफ का होता है। तो उन नर्सिंग स्टाफ को भी असिस्ट करना होता है। किस तरह से असिस्ट करना होता है कि सपोज कोई पेशेंट है आपका, वो अगर आपका अनकॉन्शियस है एंड द नर्स हैव टू गिव देम मेडिसिन, उनको जो नर्सेज है उनको मेडिसिन देनी है, तो जो फार्मासिस्ट होगा वो उनको बताएगा, प्रॉपर रेजिमेंट बताएगा कि उस पेशेंट को वो नर्स कब कब जो ड्रग है वो देगी, उसके डोजेस को बताएगा कि इस पेशेंट को इन डोज में वो ड्रग देनी है और इस टाइम में वो ड्रग देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो फार्मासिस्ट होते हैं वो नर्स को भी क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका टू मैक्सिमाइज पेशेंट रोल इन द ड्रग यूज प्रोसेस। और एक चीज़ और होती है क्लिनिकल फार्मेसी का जो मेन एम होता है, जो पेशेंट का रोल होता है ड्रग यूज प्रोसेस में। जनरली क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको नहीं पता होता है कि हमें कब कब क्या क्या ड्रग लेनी होती है, उसका जो दूसरा साथ में होता है फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको ड्रग देते हैं। बट इसमें क्या है कि डायरेक्ट काउंसलिंग किसके साथ में होती है, पेशेंट के साथ में होती है। जो फार्मासिस्ट है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि ड्रग का यूज़ कैसे करना है, ड्रग यूज़ जो प्रोसेस किस तरह से ले रहे हैं, वो कब कब कितनी कितनी डोज लेनी है, उस पेशेंट को बताएंगे अगर वो कॉन्शियस है पेशेंट। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी क्लिनिकल फार्मेसी के, इनको फॉलो करने के लिए क्या होता है, जो भी आपके फार्मासिस्ट हैं उनके अंदर बेटर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। उनको जो भी आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और एक अच्छी स्किल डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या हो सकता है, पेशेंट के साथ में प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सके और उसको समझा सके और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर सके। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट आता है आपका इसमें स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब इसका स्कोप क्या है, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे एक अलग से ब्रांच है। अब इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हमने कि क्या इसका एम होता है, हमने अगर इसको ब्रांच को अलग से रखा गया है या फिर इसको अलग से बनाया गया है तो इसकी क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसका ये बनाया है तो इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, क्या क्या इसका स्कोप है, कहाँ क्या क्या इसमें हमें करना होता है, ठीक है। तो पहला इसमें ऑब्टेन एंड प्रिपेयर मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स ऑन एडमिशन। सबसे पहला इसमें स्कोप क्या होता है क्लिनिकल फार्मेसी में, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या क्या होता है उसमें काम, ऑब्टेन प्रिपेयर द मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स ऑन एडमिशन। जब आपका कोई भी हॉस्पिटल है, हम क्या हॉस्पिटल फार्मेसी आपका सब्जेक्ट है, अब इसमें क्लिनिकल फार्मेसी का क्या रोल है हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या इसमें स्कोप होगा, तो पहला इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट इसमें एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, आपका जो भी पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उसका क्या करते हैं, जो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री है, जो उसकी पहले वाली हिस्ट्री है कि पहले उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो चुकी है या उसने कहाँ कहाँ दिखाया है या किन किन डॉक्टर से उसने कंसल्ट किया है, कौन कौन से स्पेशलिस्ट के पास में गया है उसको, या फिर उसको क्या क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई है, तो उसके बारे में सारी जो मेडिकेशन हिस्ट्री होती है उसने अभी तक जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उससे पहले उसने क्या क्या मेडिसिन पहले ले रखी हैं।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री बोलते हैं। तो उस मेडिकेशन हिस्ट्री को पहले तो ऑब्टेन करना, उसके बाद में उसको फिर दोबारा से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्कोप, ये आपका क्लिनिकल फार्मेसी में आता है। देन आपका आता है इसमें मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी, ठीक है। ड्रग थेरेपी जो चल रही है, जो भी ड्रग थेरेपी चल रही है उसकी मॉनिटरिंग करना कि जो भी ड्रग्स अभी अगर जो पेशेंट अगर एडमिट हुआ है या फिर एडमिट नहीं भी हुआ है, अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो जो भी उसने ड्रग थेरेपी को जो भी रेजिमेन उसने दिया है, जो सजेस्ट किया है, उसको मॉनिटरिंग करना, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, ये भी किसका काम होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। पर्टिकुलर जो भी पेशेंट होते हैं उसके अंडर में कितने पेशेंट उसको दिए गए हैं, उन पेशेंट के जितनी जो भी ड्रग थेरेपी है उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना है कि जो ड्रग थेरेपी दी जा रही है वो एक्चुअल में उसकी जो डोजिंग है या उसका टाइम है वो प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मॉनिटरिंग। देन आपका आता है इसमें पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है, पेशेंट की एजुकेशन और काउंसलिंग। ये भी आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं इनका मेन रोल होता है। ये क्या करते हैं, पहले नहीं होता था ऐसा, जनरली क्या होता है कि हम जनरली देखें तो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी उसको कुछ भी नहीं पता है कि उसको क्या ड्रग दी जा रही है और कितने टाइम पे दी जा रही है, और एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम क्या है और क्या ड्रग दी जा रही है। तो अब क्या होता है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट की एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करते हैं या बताते हैं, पेशेंट को बताते हैं सारी चीज़ें कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है उसको, और उसको किस तरह से ड्रग दी जा रही है और उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और उसको किस तरह से वो लेनी है। तो पेशेंट, ये आपका आ जाता है पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग। उसके साथ में क्या करते हैं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट के साथ में काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन इन द मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है। ये भी आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। कोई भी आपकी मेडिकल इमरजेंसीज अगर आ जाती है तो उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशंस करनी होती है, कि किस तरह से आपको एक फर्स्ट एड तैयार करके रखना है, कौन कौन सी आपकी जो इमरजेंसी में यूज़ होने वाली जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको किस तरह से एक अलग उसमें बना के रखना है कि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो हम उसको तुरंत उसको दे सकें। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन इन मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट आपका आता है इसमें प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। अलग अलग एरियाज में प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करना। कंसल्टेशन मीन्स क्या होता है कि बताना, अगर अलग अलग जो आपकी कोई डिपार्टमेंट आपके जो होते हैं हॉस्पिटल में, जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके अलग अलग एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर कंसल्टेशन देना, अपनी राय देना कि किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्लिनिकल फार्मेसी में आता है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद क्रोनिक डिजीजेज। सपोज किसी पेशेंट को क्या है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है। डिजीज़ हमें पता है दो तरह की डिजीज़ होती हैं आपकी, एक्यूट और क्रोनिक, दो तरह की डिजीज़ होती हैं। तो एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं आपकी, जो कि आपकी कुछ ही समय में होती हैं और जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं। क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, जो कि आपकी जैसे एक्यूट में आपके जैसे कोई इंजरी हो गई, कोई इंजरी है आपकी, या कोई जैसे सपोज कोल्ड एंड कफ वगैरह हुआ है, आपका खांसी वगैरह हो गई है, तो वो क्या है आपकी कुछ टाइम तक चलेगी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि ये लंबे समय तक चलती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया आपका, कैंसर हो गया आपका, थायराइड हो गया, तो ये लंबे टाइम तक आपकी डिजीज़ चलती है। इनको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज़, तो इसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट को बताते हैं कि जो क्रोनिक डिजीज़ है उनके साथ में किस तरह से डील करना है, किस तरह से उनके साथ में प्रिकॉशंस रखनी है, किस तरह से ड्रग लेनी है और कैसे उसको मैनेजमेंट करना है उसका। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन ऑन क्लिनिकल ड्रग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जो क्लिनिकल ड्रग इन्वेस्टिगेशन होता है, क्लिनिकल में कौन कौन सी ड्रग यूज़ हो रही है उनका इन्वेस्टिगेशन में भी इनका मेन रोल होता है, स्कोप होता है। देन डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका रोल। क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, जो भी, क्योंकि वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, पेशेंट कंसर्न है पूरी तरह से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेशेंट के बारे में देखा जा रहा है, तो जो भी आपके साइड इफेक्ट वगैरह हो रहे हैं, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है या फिर कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बारे में क्या होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं वो लोग और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, आपके क्लिनिकल फार्मासिस्ट। कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ड्रग का, उसको भी कंट्रोल
जो कंट्रोल करने का वो कहाँ आता है आपका, क्लिनिकल फार्मेसी भी आता है। किस तरह से कि हमें पता लग जाए कि कौन सी ड्रग की ज़्यादा नीड है, कौन सी ड्रग की कम नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके किस में आ गए, सारे आपके इसका स्कोप है कि क्या क्या इसमें क्लिनिकल फार्मेसी के इसमें क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। कुछ बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ बैरियर्स भी होते हैं। बैरियर्स क्या होते हैं, रुकावटें होती हैं। क्या रुकावटें होती हैं भाई, आजकल क्लिनिकल फार्मेसी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन क्या होता है समटाइम्स कुछ बैरियर्स आ जाते हैं किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को रोकने के लिए। बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है भाई अंडर ग्रेजुएट पर्सन होते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है समझना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द अंडर ग्रेजुएट पर्सन। जो आपके सपोज़ जो पेशेंट है, आपके पेशेंट हैं, उनको जो अंडर ग्रेजुएट हैं, आपके ग्रेजुएट नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। उनके साथ में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनके साथ में काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बैरियर कॉज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें बैरियर, लैक ऑफ एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर, लैक ऑफ एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो उसकी वजह से भी क्या बैरियर आ सकते हैं इसमें। और प्रॉपर फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइडेड नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड, फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल। ठीक है, बाय हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, कुछ बैरियर्स हो सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बहुत सारे इसमें बैरियर्स भी आते हैं जो इसमें बाधा डालते हैं, इसको रोकते हैं इसको डेवलपमेंट होने से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, वैसे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं रिलेटेड टू दिस क्लिनिकल फार्मेसी। जो क्लिनिकल फार्मेसी उससे रिलेटेड कई सारी टर्म्स होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और होती क्या है, इनको समझना इंपॉर्टेंट। जब भी हम क्लिनिकल फार्मेसी में वर्क करते हैं तो ये सारे टर्म्स हमें पूरे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो पहला होता है आपका एबॉर्शन। एबॉर्शन मीन्स क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना। अब ये जो एबॉर्शन है, टर्मिनेशन कभी भी हो सकता है आपका, आइदर इन द स्टार्टिंग भी हो सकता है और आपकी ज़्यादा मंथ के बाद भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्मिनेशन आपका दो उससे पॉसिबल हो सकता है, एक तो बाय विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन की हेल्प से भी हम टर्मिनेशन कर सकते हैं प्रेगनेंसी का, और दूसरा आपका होता है इसमें बाय सर्जरी। ठीक है, सर्जरी की हेल्प से भी इसमें टर्मिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इसमें एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या होता है, लिक्विड दैट सराउंड्स द बेबी इन यूटरस, सराउंड्स द बेबी इन यूटरस। ठीक है, यूटरस में जो बेबी प्रेजेंट होता है उसके आसपास जो लिक्विड भरा होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही प्रेजेंट हो, उसके आसपास बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक सैक क्या होता है, सैक अराउंड द बेबी, अराउंड द बेबी। ठीक है, जो यूट्रस में जो बेबी प्रेजेंट होता है उसके आसपास जो सैक प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है उसको तो हम क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, और जो सैक होता है एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो उस फीटस के या उस बेबी के सराउंड जो रहता है उसको हमें क्या बोलते हैं, हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं उसको। देन नेक्स्ट एनेस्थेटिक क्या होता है, एनेस्थेटिक क्या होती है, ड्रग डेट completely और partially cause the loss of sensation, partially cause loss of sensation। ठीक है, क्या होते हैं एनेस्थेटिक, क्या होती है, ड्रग्स होती हैं। दीज आर द ड्रग्स जो क्या करती हैं, थोड़ा बहुत हम कम अमाउंट में दिया है हमने या हमने ज़्यादा अमाउंट में दिया है, कम सेंस को लॉस करती हैं, फिर ज़्यादा एकदम से कंप्लीटली पूरा लॉस कर देती हैं सेंस को, तो वो क्या होती है, एनेस्थेटिक होते हैं। एनेस्थेटिस्ट क्या होते हैं आपके, ये डॉक्टर्स होते हैं, दीज आर द डॉक्टर्स। एनेस्थेटिस्ट क्या होते हैं आपके, डॉक्टर्स होते हैं विच प्रेस्क्राइब द एनेस्थेटिक्स। ठीक है, जो कि आपके एनेस्थेटिक्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, जो बताते हैं कि आपको डेट प्रेस्क्राइब द एनेस्थेटिक्स। ठीक है, क्या होते हैं आपके एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर्स होते हैं जो कि एनेस्थेटिक्स को प्रेस्क्राइब करते हैं कि कितना अमाउंट में हमें एनेस्थीसिया लेना है।
मीन्स बिफोर बर्थ, इसको प्रीनेटल भी बोल सकते हैं, इसको प्रीनेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटीनेटल और प्रीनेटल क्या होता है, बिफोर बर्थ की हम बात करें, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम से या कोई भी हम अगर मेडिसिन दे रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि एंटीनेटल या प्रीनेटल लिख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया आपका, बिफोर बर्थ। एंटीपार्टम हेमरेज ये टर्म होता है, ये क्या है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, प्रेगनेंसी के जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के बीच में अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है आपका अपगर स्कोर, ये एक टेस्ट होता है जो कि जैसे आपका बेबी बॉर्न हो गया उसके विदिन 1 मिनट के अंदर आपको ये टेस्ट करवाना होता है। टेस्ट गिवन 1 मिनट आफ्टर द बेबी बॉर्न, आफ्टर द बेबी बॉर्न, ठीक है। जो बेबी बॉर्न होता है उसके जस्ट 1 मिनट बाद में ये टेस्ट करना होता है, ठीक है। होता किसके लिए, ये बेबी की अपीयरेंस के लिए होता है कि वो किस तरह का दिख रहा है, स्किन कैसी है उसकी, कलर कैसा है, तो इसकी कुछ रेंजेस होती हैं इस टेस्ट की। जो परफेक्ट अपगर स्कोर होता है, परफेक्ट तो 10 होता है, बट इसमें 7, 8, 9 तक भी आपका चल जाता है इसमें कि वो सही है आपका। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजी है जो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो टेक्नोलॉजी टू अचीव, ये असिस्टेड टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो बताती है कि किस तरह से प्रेगनेंसी अचीव करनी है। बेबी ब्लूज, माइल्ड डिप्रेशंस होते हैं, माइल्ड डिप्रेशंस, माइल्ड डिप्रेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस ड्यूरेशन में बेबी के कोई भी डिप्रेशंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी ब्लूज बोलते हैं। माइल्ड डिप्रेशंस, ये क्या हो गए, माइल्ड डिप्रेशंस हो गए, बेबी ब्लूज। नेक्स्ट है आपका बर्थ कैनाल, ये एक पैसेज वे है, पैसेज वे, पैसेज वे, ठीक है। मतलब एक रास्ता, कैनाल मतलब क्या होगा, एक कैनाल रास्ता होता है, पैसेज वे, यहाँ से आपका चाइल्ड बर्थ होता है, क्या होता है, बेबी ट्रेवल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो बेबी ट्रेवल्स ड्यूरिंग, ठीक है, एक कैनाल होती है, एक पैसेज होता है, यहाँ से बेबी ट्रेवल करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। बर्थ प्लान, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या क्या केयर होनी चाहिए, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है ये, दिस इज द रिटन डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, इस रिटन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, द रिटन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन रिलेटिंग टू द चाइल्ड बर्थ एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ के बाद में क्या क्या केयर होनी चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, उसके बारे में पूरा प्रिस्क्रिप्शन इसमें होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोसीजर व्हेन द ब्लड इज गिवन टू वुमेन, ठीक है, इसमें ब्लड इज गिवन, ब्लड इज गिवन, ठीक है, ऐसा प्रोसीजर जिसमें क्या है कि जो वुमेन है उसको ब्लड दिया जाए। ब्रैक्सटन हक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ये क्या होता है, टाइटनिंग ऑफ यूट्रस होता है, टाइटनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है। टाइटनिंग ऑफ यूट्रस होता है किस तरह से, जैसे कि जब चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग जब टाइटनिंग हो जाती है उस तरह से जब हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्सटन हक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ वाटर, जो एमनियोटिक सैक है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जब वो एमनियोटिक सैक है जो वो ब्रेक हो जाता है तो वो सारा जो उसके अंदर जो वाटर होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। तो जो एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक सैक ब्रेक हो जाता है इसमें, और समटाइम्स क्या है कि उसको ज़बरदस्ती बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको ब्रेक किया जाता है ड्यूरिंग बर्थ, जब ना चाइल्ड बर्थ होता है तो उसको ब्रेक किया जाता है। ब्रीच मीन्स क्या होता है, इन द यूट्रस में जब क्या हो, इन द यूट्रस व्हेन द बेबीज फिट इज ऑन द डाउन साइड एंड हेड इज ऑन द अप साइड, तो क्या होगा, बेबीज वो पोजीशन, बेबीज फिट, जो फिट है वो डाउन साइड एंड, और जो हेड है वो क्या हो अप साइड, हेड इज अप साइड, ठीक है। तो इस कंडीशन जो यूट्रस में इनसाइड यूट्रस, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रीच बोलते हैं। नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन, इसकी या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सी सेक्शन। इसमें क्या होता है, कट इज मेड ऑन द यूट्रस एंड द यूट्रस पे कट लगा के वहाँ से बेबी की जब बर्थ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन और सी सेक्शन। सर्विक्स,
ये क्या होता है, नैरो और लोअर एंड होता है किसका, ऑफ यूट्रस। ठीक है, नैरो और लोअर एंड होता है यूट्रस का, जो कि सॉफ्ट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये सॉफ्ट हो जाता है। कंसेप्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड पेनफुल टाइटनिंग ऑफ यूट्रस, स्ट्रॉन्ग एंड पेनफुल tightening of uterus. Croning, the time when the baby's hand reached the vagina for the birth. ठीक है, had reached for birth. ठीक है, ये टर्म्स हो गए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स द प्रेगनेंसी नॉट इन द यूट्रस में प्रेगनेंसी ना होकर क्या हो, फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आपका इसमें एम्ब्रियो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ड्यूरिंग कंसेप्शन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड एग। देन एपिड्यूरल क्या होता है, ये क्या होता है, एक एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेटिक, ठीक है, विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिससे कि क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो आपका एनेस्थाइज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल, जो कि आपका एट अ टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ दिया जाता है, जिससे कि सिर्फ आपका जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो आपका सिर्फ एनेस्थाइज होता है। फैलोपियन ट्यूब्स, नैरो डक्ट होती है विच कैरी द एग्स टुवर्ड्स द एम्ब्रियो, टुवर्ड्स द यूट्रस, नैरो ट्यूब्स, ठीक है, जो एग को कैरी करती हैं, जो कि के यूट्रस से क्या होता है। फर्टिलिटी, being able to conceive and carry a baby, being able to conceive, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं। जब एबिलिटी होती है कंसीव करने की उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी, एबल टू कंसीव। नेक्स्ट है आपका फॉन्टेनेल्स, ये 6 सॉफ्ट स्पॉट होते हैं बेबी के हैंड में ड्यूरिंग बर्थ, 6 सॉफ्ट स्पॉट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन हेड, ठीक है, जो बेबी है उसके हेड में जो 6 सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉन्टेनेल्स बोलते हैं उनको। फुल टर्म, जब आपकी प्रेगनेंसी जो है 32 टू 42 वीक्स की हो, जेस्टेशन पीरियड जो फुल टर्म, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो क्या हो, आपका 32 से लेकर 42 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल टर्म प्रेगनेंसी। जेस्टेशन क्या होता है, वो टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का, जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन बोलते हैं। लेंथ ऑफ टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर को, वुमेन को डायबिटीज़ हो जाए तो वो क्या होती है, आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये आपके ऐसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं विच हु टेक केयर्स फॉर ओनली द वुमेन्स हेल्थ, ठीक है, फॉर वुमेन्स हेल्थ, ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ वुमेन्स की हेल्थ के लिए बने हों, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट। हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं हम, हेमरेज बोलते हैं। होम बर्थ क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ घर में ही की जाए विद द हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल्स या फिर कुछ ऐसे जो होते हैं आपके एक्सपर्टीज जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में, जब जो बर्थ है, बर्थ एट होम, ठीक है। इम्यूनाइजेशन मीन्स वैक्सीन्स प्रोवाइड करना, वैक्सीन्स देना,
जो बेबी है, जो आफ्टर बर्थ के बाद में जो बेबीज़ को जो वैक्सीन्स दी जाती है वो क्या होता है आपका इम्यूनाइजेशन होता है। इन यूटेरो मीन्स इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द यूट्रस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है, टू कंसीव द चाइल्ड आउटसाइड, क्या होता है कंसीव आउटसाइड एंड देन पुट इनटू द वुमेन्स वॉम, यूट्रस में डाल दिया, देन पुट इनटू द यूट्रस। ठीक है, या मतलब बाहर इसका फर्टिलाइजेशन किया जाए, कंसीव कराया जाए और देन आपका यूट्रस में इसको डाल दिया जाए। इनकॉन्टिनेंस, नेक्स्ट है आपका इनकॉन्टिनेंस। इन एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉवेल मूवमेंट्स, इनएबिलिटी, जो बॉवेल मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाना, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द बॉवेल मूवमेंट्स। ठीक है, बॉवेल मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाना। इंड्यूस्ड, नेक्स्ट आर्टिफिशियली स्टार्ट द लेबर, लेबर को आर्टिफिशियली स्टार्ट करवाना बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, क्या होता है इंड्यूस्ड, आर्टिफिशियली स्टार्ट द लेबर, ओके, ये इंड्यूस्ड हो गया आपका, ये हो गया आपके सारे टर्म्स, स्मॉल टर्म्स हैं आपके। फिर आपका आता है इसमें लेबर, लेबर क्या होता है, प्रोसेस होती है, द प्रोसेस जब ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब जो वुमेन्स की बॉडी है वो किस प्रोसेस से गुजर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। ठीक है, द प्रोसेस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। मोशन सिकनेस मीन्स वॉमिटिंग हो, आपको अनकॉन्शियसनेस फील हो ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मतलब कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और तब आपको इस तरह की अनकॉन्शियसनेस और जो वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन फील हो, वो क्या होता है आपका मोशन सिकनेस। नोजिया और वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। लैक्टेशन कंसल्टेंट, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो फीडिंग का जो होता है कंसल्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कंसल्टेंट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो कंसल्ट करते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, दोज हैव मोर देन वन बेबी, हैविंग मोर देन वन बेबी, हैविंग मोर देन वन बेबी। नेचुरल बर्थ, बर्थ विदाउट एनी इंटरवेंशंस, किसी इंटरवेंशन के बिना जो बर्थ चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बर्थ। बर्थ विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी इंटरवेंशंस। नियोनेटल पीरियड, ये क्या होता है आपका, बर्थ टू 4 मंथ, 4 वीक्स। ठीक है, बर्थ से लेकर 4 हफ्ते तक का जो टाइम होता है वो नियोनेटल पीरियड होता है। नियोनेट क्या होते हैं आपके, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, कब तक, जब तक कि वो 4 हफ्ते का ना हो जाए। ये हो गया आपके टर्म्स। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होता है, मंथली रिलीज ऑफ एग, मंथली रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द यूट्रस, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम यूट्रस। ठीक है, ओवम, ओवम क्या होता है, एग होता है, ये मैच्योर एग जो होता है। ठीक है, मैच्योर एग हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन क्या होते हैं, दीज आर द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर विच आर स्पेशली फॉर द, जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनके लिए। ठीक है, चाइल्ड है आपका, नियोनेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए होते हैं आपके। प्लेसेंटा, ये क्या है, कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, पोस्टनेटल मीन्स क्या होता है आपका, आफ्टर बर्थ। प्रीनेटल क्या था आपका, प्रीनेटल पहले ही पढ़ चुके हैं हम, प्रीनेटल बिफोर बर्थ। प्री मैच्योर मतलब बिफोर मैच्योर, मैच्योर होने से पहले अगर बर्थ हो जाती तो वो क्या होती है, प्री मैच्योर बर्थ होती है, बिफोर मैच्योरिंग। देन आपका टेंस मशीन, ये आपकी टेंस मशीन क्या होती है, ए ट्रांस इलेक्ट्रिकल
नर्व स्टिमुलेशन मशीन होती है, जो कि जो पेन इंड्यूस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग लेबर ये यूज़ की जाती है टेंस मशीन। अल्ट्रासाउंड क्या होता है आपका? सोनोग्राफी होती है, जो मशीन्स में हम पूरा जो ऑब्जर्वेशन करते हैं इसमें यूट्रस का, वो आपका अल्ट्रासाउंड होता है। यूट्रस क्या होता है? वुमेन्स बॉम्ब, ठीक है। वैक्यूम कैप और वेंटोज एक सक्शन पंप होता है, सक्शन पंप, और कप ये होता है, यूज़ करते हैं फॉर द चाइल्ड बर्थ। VBAC वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, आफ्टर सिजेरियन, ठीक है, ये होता है आपका VBAC। वायबल प्रेगनेंसी होती है आपकी, डेट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू फुल टर्म, ठीक है, जो फुल टर्म तक आपकी होती है पूरी, ठीक है। वाटर बर्थ मीन्स मैक्सिमम जो आपका जो बेबी है वो पूरा वाटर में सबमर्ज्ड हो, सबमर्ज्ड इन वाटर। तो ये कुछ हमने कुछ टर्मिनल आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था पूरा, क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होती है क्लिनिकल फार्मेसी की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्या एम है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और स्कोप क्या है उसमें, जो फार्मासिस्ट है क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनका मेन रोल क्या है, उनका कहाँ कहाँ स्कोप है, और उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपकी जो कि क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड है, ये पता होनी चाहिए। जब हम क्लिनिकल फार्मेसी में अगर वर्क कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए। क्लिनिकल फार्मेसी का आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका। नेक्स्ट इसके आगे जो और टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।